हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस की हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत आज जिस हम टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक होगा मध्य प्रदेश के अंतर्गत परमार वंश। और परमार वंश में हम जो है आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो ये आज पूरी क्लास का एक शॉर्ट रिव्यू है कि इतनी चीज़ें हम जो है कवर करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि परमार वंश की उत्पत्ति और उनके ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं, उनके प्रारंभिक शासक कौन थे, कैसे वह जो है एक सामंत शासकों से जो है स्वतंत्र शासकों के रूप में कन्वर्ट हुए। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे स्वर्ण युग का आरंभ देखेंगे, जिसमें वाक्पति मुंज और सिंधुराज इन दो शासकों की उपलब्धियां देखेंगे, क्या क्या इनके कार्य रहे हैं वो देखेंगे। और इसके बाद परमार वंश की सत्ता का जो है चरम उत्कर्ष जो सबसे पीक लेवल है वो राजा भोज के समय को जो हम क्या करेंगे देखेंगे। यहाँ से जो है प्रश्न लगभग पूछे जाने की प्रबलतम संभावना रहती है। फिर हम देखेंगे कि भोज जो शासक हुए हैं खासतौर से परमार वंश के, तो इनकी स्थापत्य कौन कौन सी है उनको देखेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि इनका पतन कैसे हो गया। और फिर हम जो है प्रश्न देखेंगे कि एमपीपीएससी मेंस में आपको कौन से प्रश्न जो है आंसर राइटिंग में लिखने हैं। और जो अपन आंसर राइटिंग का अभ्यास करते हैं उस अभ्यास के मतलब कि लास्ट में क्वेश्चन होंगे। तो चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी एक एक चीज़ों को क्या करते हैं देखते हैं। टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग जो है प्रीलिम्स में भी खूब प्रश्न यहाँ से आते हैं और मेंस में भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिएगा एक एक करके हम जो है बात करते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए सटीक फैक्ट और मेंस के लिए एनालिटिकल पॉइंट एवं जो है फॉर्मेटिंग पर भी जो हम क्या करेंगे इसमें विशेष ध्यान देंगे। चलिएगा बात करते हैं। सबसे पहले जो ये क्षेत्र देख पा रहे हो ये वाला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र है भारत के नक्शे में। और मध्य प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत जो आप ये दो क्षेत्र देख रहे हो, एक जो है उज्जैन वाला क्षेत्र और एक जो है धार वाला क्षेत्र। अर्थात जो ये वाला क्षेत्र था ये क्षेत्र जो है परमारों के शासक के क्या रहा हुआ है अधीन रहा है। और इसमें जो इनके दो राजनीतिक केंद्र रहे हैं उज्जैनी और धार जो है इनकी क्या रहे हैं राजनीतिक केंद्र रहे हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। परमार वंश का शासन कहाँ पर रहा है तो आप क्या कहेंगे मालवा में रहा है, इस बात का क्या रखेंगे आप जो है ध्यान रखेंगे। अब परमार वंश की जो राजधानी थी वो शुरुआत में क्या थी उज्जैन थी और बाद में क्या बनी इनकी राजधानी जो है धार बनी हुई है। तो यह जो कार्य किया था किसने किया था कि उज्जैन से जो है राजधानी धार लेकर के आया हुआ था, वो नाम ध्यान रखना। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है या फिर 2 नंबर में मेंस में भी पूछा जा सकता है। उस शासक का नाम क्या है तो आप क्या कहेंगे बैरी सिंह द्वितीय जो है उस शासक का नाम है जो क्या है परमार वंश का एक शासक था। और इसने क्या किया था कि राजधानी जो है उज्जैन से धार लेकर के आया था। अगर पूछे परमार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो आप क्या बताएंगे, ध्यान रखना थोड़ी सी शुरुआती बातें हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि परमार वंश की स्थापना परमार वंश की, ठीक है, परमार वंश के बारे में एक मतलब शॉर्ट रिव्यू जो है ध्यान रखना। परमार वंश के बारे में क्या ध्यान रखेंगे एक शॉर्ट रिव्यू ध्यान रखना। वो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि इनका जो है संस्थापक कौन था। 7 नंबर में अगर परमार वंश पर टिप्पणी आ जाए तो यही लिख देना जितने आयाम बता रहा हूँ, संस्थापक बता देना और इनकी जो है राजधानियाँ बता देना। और राजधानी में भी बता देना कि जो है किसने क्या किया था कहाँ पर परिवर्तन किया था। इसमें बता देना कि स्वतंत्र शासकों के बारे में बता देना। पहले तो शुरुआत में क्या थे ये आपके सामंत थे, बाद में स्वतंत्र हुए। और फिर बाद में बता देना सत्ता का चरमोत्कर्ष यानी कि सबसे महान शासक बता देना, सबसे महान शासक। और फिर जो है आप क्या बताएंगे इसमें बता देना कि इनका जो है जानकारी कहाँ से मिलती है, जानकारी के जो है स्रोत क्या हैं इनकी। फिर आप जो है इसमें क्या कर देना बता देना क्या कि इनकी जो है स्थापत्य कौन सी थी, स्थापत्य कौन सी थी। और फिर जो है इनका क्या बता देना पतन बता देना। एक जो है इनका क्या कर सकते हैं आप क्षेत्र बता सकते हैं। कितने पॉइंट हो गए, क्या हो गए, कितने पॉइंट हो गए, बहुत सारी जो है आपके पास में क्या हो जाते हैं पॉइंट हो जाते हैं। अब देखो अगर ये प्रश्न आपसे क्या आता है परमार वंश पर टिप्पणी कीजिए 7 नंबर में आता है तो आपका क्या हो गया 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया,
5 ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ये सबसे पहले या संस्थापक के बाद रखना। 6 पॉइंट हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गया, और इधर जो है 6 पॉइंट हो गया, 7 पॉइंट हो गया, 8 पॉइंट हो गया। इतने आयाम दे दोगे आसानी से आपको जो है 7 नंबर में बहुत अच्छे नंबर जो है मिल जाएंगे। अगर अब यही प्रश्न जो है 11 नंबर में आ जाता है, तो हर लाइन को क्या करना है आपको, 3-3 लाइन में जो है बता देना है। क्या बता सकते हो कि नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते भाई? बता सकते हो कि सबसे पहले संस्थापक के बारे में बताओगे कि इस राजवंश का संस्थापक जो क्या था, कृष्णराज था। इन्हें जो है उपेंद्र कहा जाता था, और यह शुरुआत में जो क्या करते थे, सामंत के रूप में शासन करते थे। भाई किसके सामंत होते थे? तो या तो यह किसके रहे होंगे, चंदेलों के सामंत रहे होंगे, सॉरी, यह जो है प्रतिहारों के सामंत थे। किसके? गुर्जर प्रतिहारों के। और जो है राष्ट्रकूटों के भी कुछ समय पर क्या रहे हैं, सामंत रहे हैं। लो, अब राजधानियों के बारे में बता देना। शुरुआत में राजधानी क्या थी, उज्जैन थी, बाद में क्या बनी, धारानगरी बनी। स्वतंत्र शासक के रूप में किसको बताओगे, सी द्वितीय का नाम बताओगे। सी द्वितीय का ये मेंस में जो है MPPSC मेंस 2022 में जो 2 नंबर में आ चुका है, श्री हर्ष सी द्वितीय। और फिर जो है इसमें किसका नाम बताओगे, सिंधुराज का नाम बताओगे। किसका नाम बताओगे, सिंधुराज का नाम। मुंज का नाम बताओगे। 3 नाम जो है इसमें आ जाएंगे। इनके समय को जो क्या कह देते हैं, स्वर्ण युग कह देते हैं। महान शासक में किसका नाम बताओगे, राजा भोज का नाम बताओगे। और राजा भोज की कम से कम 3 उपलब्धियां बता देना कि एक तो क्या थे, ये एक बड़े योद्धा थे, एक तो क्या थे, मतलब यह एक जो है विद्वान थे, और एक जो है कला पक्ष इसका बता देना इनका, मतलब कला और स्थापत्य से मंदिर बनवाए, बहुत सारे स्थापत्य में जो है रचनाएं लिखी। तो ये जो है 3 फैक्ट बता देंगे, 3 तथ्य। इन्हीं 3 तथ्यों को 7 नंबर में भी सिद्ध कर सकते हो। बस भाई जहाँ ज़्यादा पूछे वहाँ ज़्यादा आयाम बता दो, ज़्यादा जानकारी दे दो, 5 पॉइंट दे दो, उसको ज़्यादा बड़ा हो गया। उसी के बारे में खास जानकारी 1 पॉइंट दे दो, तो आयाम तो वही है ना। स्थापत्य में बताइएगा कि भोजेश्वर शिवलिंग बताया था, भोजपुर मंदिर बनवाया हुआ था, त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़गढ़ में बनवाया हुआ था, विजय स्तंभ बनवाया हुआ था, वो सरस्वती विद्यालय संस्कृत विद्यालय बनवाया हुआ था धार में। ये स्थापत्य तो हो जाएगी इनकी। मुंज सागर झील हो जाएगी, और भोज ताल हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगी, इनके द्वारा निर्माण किए गए कार्य हो जाएंगे। इनका क्षेत्र क्या हो जाएगा, मालवा क्षेत्र इनका शासन हो जाएगा। मुख्य राजनीतिक केंद्र उज्जैन और धार हो जाएंगे। जानकारी इनकी कहाँ पर हो जाएगी, अभी हम देखेंगे। इनकी उदयपुर प्रशस्ति है, ठीक है, 9 सहसांक चरित्र है। इसके अलावा जो और आप क्या कर सकते हैं, किसी एक शासक के बारे में उपाधियों का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्या है, एक मतलब पूरा का पूरा एक की पॉइंट है, वो फ्रेमवर्क के पूरे प्रश्नों को जो है यही समेट सकता है। अब इसमें जो है छोटे छोटे प्रश्न निकालना आते, शासकों से छोटे छोटे प्रश्न निकाले जाएंगे और फैक्ट निकाल लिए जाएंगे जो प्रीलिम्स के हो जाएंगे। चलिएगा एक एक करके चीज़ें देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF जो है कहाँ पर मिलेगा, ये जो PDF है, ये आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में जो है डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करेंगे। अगर आप जो है MPPSC मेंस की आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं तो जो है इसके लिए क्या करेंगे, आप जो है हमसे इस नंबर पर जो है क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, और वहाँ पर जो है आपको MPPSC मेंस आंसर राइटिंग लिख करके भेजना है। बता दूं कि यह जो है किसी 25 के एग्ज़ाम को, 26 के एग्ज़ाम को विशेष टारगेट नहीं करती है। ये आंसर राइटिंग के मूल तत्व सिखाने के उद्देश्य से जो है चल रहा है। इसमें कोई समय सीमा नहीं है कि आपको जो है 2 महीने में सिखा दूंगा या 1 महीने में सिखा दूंगा, ऐसा कुछ ना है। इसमें जो है आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनकी कॉपी चेक की जाएगी। इसका शुल्क जो है मात्र और मात्र क्या है, 299 रुपये जो है इसका शुल्क है। यदि आप इच्छुक हो तो क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। चलिएगा अब देखते हैं जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि परमारों की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है, और ये कौन थे, कैसे यहाँ पर आ गए मध्य प्रदेश में। तो देखिएगा, परमार वंश की जब हम बात करते हैं तो मूल रूप से क्या थे, ये राजपूत थे। राजपूत के जो 36 कुलों में से क्या माने जाते हैं, ये एक माना जाता है। कौन, परमारों का भी जो है एक उनकी ब्रांच ही मानी जाती है। आरंभिक काल 8वीं और जो है 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहारों के क्या रहे थे, और राष्ट्रकूटों के सामंत रहे थे। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट। अब देखो, एक तो क्या कर सकते हो, इनका ये कीवर्ड निकाल सकते हो, ये क्या है, इनका समय है। जब भी प्रतिहार परमार वंश की बात आएगी तो आप क्या कहेंगे कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी में क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। 734 की आसपास शायद शुरुआत हुई थी, ठीक है, 8वीं 9वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी।
और शुरुआत में सामंत किसके थे, तो यह भी एक क्या है कीवर्ड है, तो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे और राष्ट्रकूटों के सामंत रहे थे। तात्कालीन त्रिपक्षीय संघर्ष, अब कैसे इनका उदय हो गया, तो देखिएगा त्रिपक्षीय संघर्ष आप पढ़ चुके हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष में एक तरफ क्या लगे हुए थे, राष्ट्रकूट भी लगे हुए थे, एक तरफ क्या लगे हुए थे, गुर्जर प्रतिहार भी लगे हुए थे, एक तरफ जो है गुर्जर प्रतिहार भी जो है लगे हुए थे। अब ये क्या है, युद्ध में विजयी हो गए, ये भी विजयी हो गए, उधर पालों की सत्ता क्या हो गई, लगभग मतलब खत्म हो गई, तो इनको क्या मिल गया, एक अवसर मिल गया, तो इससे क्या हो गया, इनका जो है उदय हो गया। चलिएगा, और ये क्या हो गए, मालवा क्षेत्र में क्या करने लगे, शुरुआत कर दी। शुरुआत में क्या थे, सामंत थे, बाद में जब मौका देखा तो ये क्या हो गए, आज़ाद हो गए। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। अगला है हमारे पास में कि इनकी जो मतलब राजनीतिक केंद्र थे, मुख्य शक्ति के केंद्र कौन से, तो अब हम देख चुके हैं कि प्रारंभिक केंद्र क्या था, उज्जैन था, और फिर बाद में क्या बन गया, धारानगरी बन गया। लेकिन किसका नाम ध्यान रखेंगे, बैरी सिंह द्वितीय का जो क्या कर रखेंगे आप, जो है नाम ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसने क्या किया था, उज्जैन से राजनीति को कहाँ ले गया था, धार ले गया था। परमार शासकों का जो है, परमारों का शासन जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर केंद्रित था। बाद में जो है क्या करते रहे, विस्तार करते रहे। मेंस में मैंने अभी जो शुरुआत में फॉर्मेट बताया था सभी के लिए, उसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं कि साम्राज्य इनका विस्तार, ठीक है, साम्राज्य विस्तार। तो इसमें बता सकते हैं कि शुरुआत में इनका साम्राज्य जो है उज्जैन तक केंद्रित था, मालवा तक, लेकिन जैसे ही मुंजे, सिरियक, सिंधुराज, राजा भोज जैसे क्या हुए, राजा भोज जैसे क्या होते हैं, इसमें प्रतापी शासक होते हैं, तो फिर क्या होता है, उनका साम्राज्य जो है विस्तृत किया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कि इनकी जानकारी कहाँ से हमें देखने को मिल जाती है, यानी कि स्रोत क्या है। किसी का भी इतिहास पढ़ रहे हो, अगर उसके बारे में क्या नहीं दे रहे हो, आप प्रमाण नहीं दे रहे हो, तो ध्यान रखना आपका पढ़ना क्या है, इतिहास पढ़ना क्या होता है, अधूरा होता है। तो कम से कम एक दो अभिलेख और कुछ जो है साहित्य हो, वरना साहित्य ना हो तब भी चल जाएगा, लेकिन अभिलेख जो है ज़्यादा प्रमाणिक माने जाते हैं साहित्य की तुलना में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इनके बारे में। स्रोत अब अपने आप में क्या हो सकता है, 7 नंबर में प्रश्न हो सकता है, अधिकांशतः चांस जो है आपके क्या हो सकते हैं, 2 नंबर में जो है ज़्यादा चांस बनते हैं, स्रोत जो है पूछ लेते हैं। प्रीलिम्स में खूब प्रश्न यहाँ से आते हैं। ये प्रश्न प्रीलिम्स में जो है एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है कि उदयपुर प्रशस्ति जो है किसकी जानकारी प्रदान करती है, तो ध्यान रखना परमार वंश के बारे में जानकारी प्रदान करती है राजा भोज। राजा भोज व अन्य शासक जैसे कि मुंज आदि की क्या करती है, जानकारी प्रदान करती है कौन, उदयपुर प्रशस्ति। तो ये भी एक प्रकार का प्रशस्ति, जानते हैं ना क्या होता है, जब किसी राजाओं की प्रशंसा में जो है अभिलेख लिखवाए जाते थे, उन्हें क्या कहते थे, प्रशस्ति कहा जाता था। दूसरी बात करते हैं, होयसल अभिलेख में भी क्या मिलती है, दक्षिण भारत से प्राप्त हुए इनकी जानकारी प्राप्त होती है। राजा भोज का ताम्रपत्र जो है ये धार जिले से प्राप्त हुआ है, और इसमें भी जो है क्या मिलती है, इनकी जो है जानकारी देखने को मिल जाती है। तो ये 3 अभिलेख क्या करेंगे आप, जो है इनके बारे में ध्यान रखना। उदयपुर प्रशस्ति आपसे पूछी जा सकती है 2 नंबर में, और पूछी जा चुकी है प्रीलिम्स में। साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे, लिटरेचर वाले जो सोर्सेस होते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रबंध चिंतामणि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार प्रीलिम्स में आ जाती है। किसने लिखा हुआ है, मेरू तुंग द्वारा जो है लिखा गया है। इसमें जो है परमार राजाओं की क्या देखने को मिलती है, वंशावली और मुंज की जो है विशेष जानकारी देखने को मिल जाती है। नौ सहसांक चरित्र की बात करेंगे, ये भी जो है आपका क्या है, प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। नौ सहसांक दरअसल किसका नाम है पता है आपको, नौ सहसांक जो है किसको कहा जाता है, ये मुंज का ही जो क्या है एक नाम है नौ सहसांक, उसी के बारे में ध्यान रखना। और उसी की जो है ये जो है रचना की हुई थी, उसके चरित्र के बारे में जो लिखा गया है, तो वो क्या है, नौ सहसांक चरित्र है। अभी आगे देखेंगे, नौ सहसांक की उपाधि थी एक, जो है इन्हीं द्वारा धारण की गई थी। नौ सहसांक चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहेंगे पद्म गुप्त द्वारा जो है नौ सहसांक चरित्र क्या किया गया है, लिखा गया है। 10 रूपकम की अगर बात करेंगे तो धनंजय द्वारा लिखा गया है, ठीक है, 10 रूपकम धनंजय द्वारा लिखा गया। और भोज प्रबंधनम, ये क्या है, राजा भोज की जो है आत्मकथा है, जीवनी है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, बल्लाल द्वारा जो है राजा भोज की क्या लिखी गई थी, आत्मकथा लिखी गई थी। तो ये क्या ध्यान रखेंगे आप, जो है इसके अलावा भी अगर बात करेंगे तो युक्ति कल्पतरु का जो है नाम आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा सम्रांगण सूत्राधार का जो आप नाम याद कर सकते हैं, लेकिन जो है वहाँ पर हम राजा भोज की वो रचनाएं विद्वान के रूप में देख लेंगे, लेकिन मुख्य जानकारी आपको कहाँ से देखने को मिल जाती है, इतने से जो है देखने को मिल जाती है,
ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जानकारी की अगर हम बात करें तो साहित्यिक स्रोत तो होता ही है, लेकिन उनके द्वारा जो क्या बनवाई जाती है, स्थापत्य बनवाई जाती है। राजा क्या करते हैं, जो स्थापत्य बनवाते हैं। स्थापत्य का मतलब है मेरा, स्थापत्य का मतलब है जैसे कि उन्होंने क्या बनवाया, कोई क्या किया, मंदिर बनवाया, कोई उन्होंने क्या किया, स्मारक बनवाया। तो इससे भी जो है उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे यूँ मान लीजिएगा किसी राजा ने क्या किया, जैसे कि इन्होंने भोजेश्वर मंदिर जो बनवाया हुआ है, तो ये अपने आप में क्या प्रमाण प्रस्तुत करता है कि जो जिसने भी बनवाया हुआ है वह व्यक्ति क्या था, उस धर्म का अनुयायी था, तभी तो उसके लिए बनवाया हुआ है। तो ये मंदिर भी जो है कई बार क्या है, प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। और मंदिर में जो है एक बोर्ड लगाया जाता है अंत में कि किसने बनवाया हुआ है, किस तिथि को बनवाया हुआ है, तो उसमें भी जो कुछ जानकारी होती है। चलिएगा अब शुरुआत हमें देखते हैं कि सामंतवाद से जो है स्वतंत्रता तक जो है क्या करते हैं, देखते हैं। किसकी बात करते हैं, सामंतवाद से। तो शुरुआत में क्या थे, हम यहाँ पर समझेंगे कि शुरुआत में जो परमार शासक थे वो कैसे थे, एक सामंत के रूप में थे, और बाद में क्या हो गए, ये स्वतंत्र हो गए। तो ये कौन थे जो इसने स्वतंत्र किया और कौन थे जो सामंत थे। तो शुरुआत में जो है उपेंद्र क्या हो जाएगा, 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो 9वीं शताब्दी में ध्यान रखना, उपेंद्र जिनका नाम क्या है, कृष्णराज भी इन्हीं को कहा जाता है। ये क्या थे, परमार वंश के जो है संस्थापक थे। शुरुआत किसने की हुई थी परमार वंश की, इन्होंने की हुई थी। 9वीं शताब्दी में परमार वंश की मालवा क्षेत्र उज्जैन में स्थापना की। और ये क्या थे, स्वतंत्र शासक नहीं थे, बल्कि राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के क्या थे, ये सामंत थे। और इनकी राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। अगर 2 नंबर में आता है, इतना का ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएंगे, 2 के 2 नंबर जो है आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो बता देंगे कि शुरुआत में सामंत थे, इनकी राजधानी ये थे, और इस वंश के क्या है, संस्थापक है, इनका अन्य नाम जो क्या है कृष्णराज है, समय क्या है ये, इसी प्रकार से क्या कीजिए, बता दीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था, लेकिन प्रथम स्वतंत्र शासक या प्रतापी शासक पूछा जाए, या वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा, सीयक द्वितीय जो है वास्तविक संस्थापक हो जाएगा। MPPSC मेंस 2 मार्क में जो है आ चुका है, कब, 2022 में जो है पूछा गया था। चलिएगा अब देखते हैं, ये क्या हो गए, सामंत हो गए। और सामंत के बाद में जो है इनका जो अगला उत्तराधिकारी हुआ, उसने क्या किया, अपने आप को क्या किया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, स्वतंत्रता कैसे इन्होंने जो है घोषित की, सामंतों से जो मुक्ति कैसे पाई वो देख लीजिएगा। कौन था वो, उत्कर्ष का आरंभ श्री हर्ष सीयक द्वितीय जो है इसे कह दिया जाता है। इसी का नाम क्या है, श्री हर्ष भी इसी को कह देते हैं, श्री हर्ष सीयक द्वितीय इसका जो क्या है पूरा नाम है, श्री हर्ष सीयक द्वितीय। और इसके समय पर क्या होता है, परमार जो कभी सामंत हुआ करते थे उनका क्या होता है, उदय होता है। तो श्री हर्ष सीयक जो है प्रथम स्वतंत्र शासक था, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूरल। हर्षोल अभिलेख जो कहाँ का है, गुजरात का है। उसके अनुसार इसने सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया था, त्याग दिया था। कैसे त्याग दिया था, इसने जैसे महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखना, महाराजा धीराज की उपाधि वही लोग धारण करते थे जो क्या हो जाते थे, किसी के अधीन नहीं होते थे। वो महाराजा धीराज जैसी शाही उपाधियां धारण की, ये इस बात का सबूत है कि ये क्या थे, किसी के अधीन नहीं थे। कौन, सीयक द्वितीय। और इन्होंने साम्राज्य को राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों की कमजोरी का लाभ उठाकर जो है अपनी स्वतंत्र सत्ता क्या किया, स्थापित किया। उत्तराधिकारी ध्यान रखना, जो श्री हर्ष सीयक द्वितीय थे, इनका कोई प्राकृतिक वारिस नहीं था। हालांकि बाद में जो क्या हुआ, ठीक है, पहले इनके जो है कोई पुत्र नहीं था, इसलिए जो है ये एक बार शिकार करने के लिए जा रहे थे और उनके पास कोई पुत्र नहीं था। तो इन्हें जो है एक मुंज जो क्या होती है, घास होती है, मुंज क्या होती है, एक घास होती है। उस घास में जो है पड़ा हुआ एक क्या मिलता है, बच्चा मिलता है। और उस बच्चे को क्या कर लेते हैं, ये उठा लेते हैं और उसी को क्या कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं। इसलिए इनका जो अगला उत्तराधिकारी हुआ, ये गोद लिया हुआ पुत्र हुआ, जिसका नाम था वाकपति मुंज। ठीक है, ध्यान रखना। बाद में जो है सिंधुराज का जो है जन्म हुआ, यानी कि एक दूसरे बेटे का इनके जन्म हुआ बाद में। हालांकि पहले जो है कोई बच्चा नहीं था, तो पहले जो है इसे गोद ले लिया, बाद में जो है सिंधुराज का जन्म हुआ। हालांकि जो है शासक कौन बना था, मुंज ही बना था, आगे देखेंगे। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं, वाकपति मुंज, इसी इनके शासनकाल को क्या कहा जाता है, मालवा का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन काल में जो है मालवा का स्वर्ण युग किसके समय को कहते हैं, इनके परमारों का जो समय था, खासतौर से वाकपति मुंज का। ध्यान रखना, राजा भोज जो है सबसे महान शासक थे, लेकिन स्वर्ण युग की जो उदय होता है किसके समय से होता है, वाकपति मुंज के समय पे से होता है, गोल्डन एरा से। ये कौन थे वाकपति मुंज, तो आप कहेंगे सीयक द्वितीय, यानी कि श्री हर्ष सीयक द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इनके कालों से जो है, इनके
काल को जो है परमारों का क्या हुआ, इनके काल से क्या हुआ, परमारों का गोल्डन एरा शुरू हुआ, यानी कि स्वर्ण काल जो है शुरू हुआ, यानी कि अच्छे दिन शुरू हुए। स्वर्ण काल का मतलब ये नहीं होता है कि उस समय जो है सोना सोना था, इसका मतलब था कि जीवन के जो सभी आयाम होते हैं उन सभी जगह पर जो है सुख है, समृद्धि की जो है क्या होती है, एक बेहतर जो है प्रगति होती है, इसी को स्वर्ण युग जो है कह दिया जाता है। चलिएगा, मुंज के बारे में ध्यान रखना क्या क्या इनकी जो है खास बातें हैं। मुंज का पहली बात ध्यान रखना, अभी तक किसी ने साम्राज्य विस्तार नहीं किया था, लेकिन मुंज क्या हुआ, एक प्रतापी शासक हुआ और उसने साम्राज्य को क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। इनका साम्राज्य जो है राजस्थान झालवाड़ा से लगा करके कहाँ तक फैला हुआ था, दक्षिण में ताप्ती नदी तक फैला हुआ था, और पूर्व पश्चिम में अगर देखेंगे तो बेतवा नदी से लगा करके गुजरात तक जो है इनका क्या हुआ था, फैला हुआ था साम्राज्य। ये थोड़ा सा जो क्या लिखा हुआ है, दिशा जो है गलत लिखी हुई है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, पूर्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्व होना चाहिए, और इधर क्या होना चाहिए, पश्चिम होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात को आप क्या कर लीजिएगा, संभाल लीजिएगा, क्योंकि बेतवा नदी क्या पड़ती है, पूर्व में पड़ती है, गुजरात साइड में क्या पड़ती है, पश्चिम में पड़ता है, ये गुजरात है। तो इधर का इधर हो सकता है, ये वाला क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ये वाला क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो इनका साम्राज्य जो है कहाँ तक था, साबरमती नदी से लगा करके पश्चिम में, मतलब पश्चिम में साबरमती नदी से लगाकर पूर्व में जो है बेतवा नदी तक था, उत्तर में जो है झालवाड़ा से लगाकर दक्षिण में जो है ताप्ती नदी तक क्या फैला हुआ था इनका साम्राज्य जो है। इतना साम्राज्य क्या किया था, विस्तार किया हुआ था, जो कभी उज्जैन में शासन किया करते थे इनके पूर्वज। वाक्पति मुंज क्या था, एक महान योद्धा था। क्या था, वाक्पति मुंज जो है एक महान योद्धा था। उसने क्या किया, चालुक्यों को पराजित किया। चालुक्य शासक जो था तैलप द्वितीय, कौन था, तैलप द्वितीय जो है चालुक्य शासक था। ठीक है, उसे क्या किया था, 6 बार जो है इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। कितनी बार पराजित किया था, 6 बार जो है पराजित किया था। और 7वीं बार जो क्या हुआ था, नर्मदा नदी को इसने क्या किया था, पार किया था, और जो है किसी तरीके से जो है तैलप द्वितीय ने क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था, और बाद में जो इसकी हत्या कर दी हुई थी। तो 7वीं बार में क्या कर दिया, हत्या कर दिया था। 6 बार जो है बंदा माफ़ी मांग लेता था, वो माफ़ कर देता था, लेकिन 7वीं बार जो है क्या किया उसने, जैसा भी किया हो धोखा वोखा वगैरह, लेकिन 7वीं बार जो है मुंज की कौन हत्या कर देता है, दक्षिण का चालुक्य शासक जो है तैलप द्वितीय जो है हत्या कर देते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है, तो बाद में आप लोग PDF से लिखेंगे तो इस बात को ध्यान रखिए करिएगा। इसलिए जो है थोड़ा सा भाई टाइम निकाल के क्लास देख लिया करिएगा, बहुत सारी बातें होती हैं, आप PDF से लिख देते हो तो इस बात को जो है समझ लिया करो कि कहाँ पर कौन गलती हुई थी, क्योंकि यहाँ पर जो हाईलाइट किया जाता है, बाद में PDF एड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस बात को जो है ध्यान रख लिया करो। और बाद में बताऊंगा भी आंसर राइटिंग को लेकर के कि कोई भी जो है फॉर्मेट फिक्स नहीं होता है। अगर आप जो है एक ही फॉर्मेट को हर उसमें अप्लाई करते हो हर क्वेश्चन में, तो वो फिक्स नहीं होता है। हर क्वेश्चन का जो है फॉर्मेट अलग हो सकता है, क्योंकि भाई हर प्रश्न की मांग क्या होती है, अलग होती है। लेकिन हाँ, अगर सेम तरीके के क्वेश्चन से किसी का विशेषताओं वाला आप फॉर्मेट क्या करे हैं, याद करे हैं, ये बनाना आता है बस, तो वैसे ही विशेषताएं ही अगर पूछी जाती हैं तो वैसा उपयोग कर सकते हैं। तो वाक्यपति मुंज के बारे में क्या ध्यान रखा, ठीक है, मुंज के बारे में बता पाएंगे ना कि कौन था, तो मुंज जो है सीयक द्वितीय का बड़ा पुत्र था, उसका जो है उत्तराधिकारी था, मुंज नामक घास में पड़ा हुआ था, उनका जो है प्राकृतिक पुत्र नहीं था, सिंधुराज का बड़ा भाई था। क्या किया, इनके समय से क्या होती है, गोल्डन एज की शुरुआत होती है। इन्होंने क्या किया, साम्राज्य को बहुत बड़ा विस्तार दिया, कहाँ कहाँ तक ये आप बता सकते हैं, यहाँ यहाँ तक। वह एक महान योद्धा था। कैसे पता चला, 6 बार जिस चालुक्य शासक को पराजित किया हो तो एक योद्धा हो जाता है। और बाद में जो है इसी ने 7वीं बार, 17 नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7वीं बार, 6 बार, 7वीं बार जो है तैलप द्वारा गोदावरी की तट पर क्या कर दिया गया, ऐसी हत्या कर दिया गया। वाक्पति मुंज जो कौन था, एक कला एवं साहित्य का संरक्षक भी था, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वाक्पति मुंज ने जो है मुंज सागर झील कहाँ बनवाई थी, धार में जो है क्या किया था, मुंज सागर झील बनवाई हुई थी। उसके दरबार में जो है धनंजय, 10 रूपकम के रचनाकार धनंजय, और हला युद्ध, और अमित गति, पदमगुप्त की रचना कौन सी है, नव सहसांग चरित्र जो है इनकी क्या है, रचना है। ये सभी क्या थे, इनके दरबार में थे। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ये 7 नंबर में प्रश्न भी ध्यान रखेंगे कि वाक्पति मुंज क्या था, एक जो है मतलब उसके समय पर टिप्पणी लिखिएगा, या स्वर्ण युग की उसके समय पर शुरुआत होती है तो बताइएगा, या फिर वह एक अच्छा शासक था। तो इन चीज़ों से ही क्या करेंगे, आप स्पष्ट करेंगे 7 नंबर में। ठीक है, यही 3 जो है आयाम आएंगे। अगर इतनी चीज़ें नहीं देखते हैं तो देते हैं बाकी जो है कुछ भी देते रहते हैं, वो उत्तर जो है आपका क्वालिटी कम कर देगा। ठीक है, तो जो मुंज का शासन केवल सैन्य विजय नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक उत्कर्ष का भी प्रारंभ था, जिसने राजा भोज के लिए एक मजबूत आधार तैयार। कितना अच्छा निष्कर्ष है, मतलब
ऐसा निष्कर्ष अगर लिखोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा निष्कर्ष लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी को सेम टू सेम लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा निष्कर्ष है। चलिएगा अगली बात करते हैं, सिंधुराज का प्रतिशोध और प्रतापी उपाधियाँ। देखिएगा सिंधुराज कौन है, तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले यहाँ पर जो शासन करने वाला व्यक्ति था कौन था, उपेंद्र था। उपेंद्र के बाद जो है यहाँ पर जिसने शासन किया वो कौन था, सियक था। ठीक है, सियक द्वितीय था। सियक द्वितीय कोई पुत्र नहीं था, तो फिर उसने क्या लिया था, मुंज को जो है गोद लिया था, घास में पड़ा हुआ मिला था। मुंज का छोटा भाई कौन था, सिंधुराज था। जब मुंज की डेथ हो जाती है तो कौन शासक बनता है, सिंधुराज जो है मुंज के बाद क्या बनता है, शासक बनता है। अब मुंज की हत्या किसने की हुई थी, तो आप कहेंगे तैलप द्वितीय ने क्या की हुई थी, मुंज की हत्या की हुई थी। तो तैलप द्वितीय का मुंज का बदला कौन लेगा, सिंधुराज लेगा। उसका छोटा भाई जो क्या लेने वाला है, बदला लेने वाला है। चलिएगा, तो सिंधुराज का प्रतिशोध, प्रतिशोध क्या है कि इसके बड़े भाई जिसको जो मतलब धोखे से मारा था, जिसने चालुक्य शासक ने, उस जो है क्या करना है। मृत्यु के बाद किसकी, मुंज की मृत्यु के बाद जो है उनके भाई सिंधुराज गद्दी पर बैठे 10वीं शताब्दी के अंत में। प्रमुख बिंदु ध्यान रखिएगा। उत्तराधिकारी किसके उत्तराधिकारी हैं, तो आप कहेंगे परमार शासक वाकपति मुंज के बाद जो है शासक बने, और राजा भोज के क्या थे, ये पिताजी थे। इन्हीं का पुत्र कौन था, सिंधुराज का पुत्र कौन था, राजा भोज जो है सिंधुराज का पुत्र था। प्रतिशोध किससे प्रतिशोध लिया सिंधुराज ने, ध्यान रखना, तैलप शासक की जो है हत्या कर दी इन्होंने। क्या किया, तैलप शासक जो है हत्या कर दी। कौन सा तैलप शासक, तैलप जो था द्वितीय था, चालुक्य शासक तैलप द्वितीय की जो क्या किया, हत्या की, और अपने भाई मुंज की जो है मृत्यु का क्या लिया, बदला लिया। इनकी राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। ठीक है, अब देखिएगा 2 नंबर में अगर ये बता दोगे तो इतना काफ़ी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको तथ्य में जो है यहाँ कॉमा लगा करके 2 नंबर में क्या करना होगा, एक जानकारी जरूर देना होगा कि इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो ये 9 सहस्रांक चरित्र, इनकी क्या है, ये उपाधियाँ हैं। ठीक है, ये क्या हैं, दोनों की दोनों जो क्या है, ये सिंधुराज की क्या है, उपाधियाँ हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 9 सहस्रांक और कुमार नारायण किसकी उपाधियाँ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुमार नारायण जो है कभी नहीं पूछी गई है। 9 सहस्रांक रचना जो है पूछी जा चुकी है कि 9 सहस्रांक चरित्र, जिसके चरित्र के बारे में है वो क्या है, 9 सहस्रांक चरित्र है। और किसने लिखी थी, पद्मगुप्त ने जो है लिखी हुई थी। इसी में जो है 9 सहस्रांक चरित्र में जो है क्या मिलेंगी, इनकी उपलब्धियां देखने को मिल जाएगी। दोनों उपाधियां क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो उपाधियां क्या हैं, इनकी सिंधुराज की, तो आप कहेंगे इनकी उपाधियां हैं 9 सहस्रांक और जो है कुमार नारायण जो इनकी उपाधियां हैं। ठीक है, सिंधुराज जो है आने पर उनकी उपाधियां और राजधानी लिखना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे सिंधुराज, अब सिंधुराज के समय का जो है कवि है जिसका नाम है पद्मगुप्त, उसी ने जो है ये 9 सहस्रांक चरित्र जो है पुस्तक लिखी हुई थी। उसकी उपलब्धियां जो है कहाँ देखने को मिलती है, पुस्तक जो है इम्पोर्टेंट है। कौन सी, 9 सहस्रांक चरित्र, ये तो उपाधि है, और जो चरित्र हो जाएगी वो पुस्तक हो जाएगी। किसने लिखी हुई थी, पद्मगुप्त ने जो है ये पुस्तक लिखी हुई थी, पद्मगुप्त ने। और इस पुस्तक में क्या मिलती है, सिंधुराज की जो है उपलब्धियां देखने को मिलती हैं। और उन सभी उपलब्धियों में जो खास उपलब्धि थी वो ये थी कि राजा भोज जैसी योग्य संतान को क्या किया, जन्म दिया। और दूसरी उपाधियों में से थी कि छोटे भाई, बड़े भाई तैलप मुंज का जो है क्या लिया, उसका बदला लिया। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा मुख्य फोकस होगा राजा भोज। कौन सा भोज है, राजा भोज। राजा भोज जो है इस वंश का क्या है, सबसे प्रतापी शासक है, सबसे योग्य शासक है। और ये रही इनका जो है मुख्य आंसर राइटिंग का जो है कीवर्ड। राजा भोज क्या था, उसके 3 जो है आयाम आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर 10 नंबर में आ जाता है, 11 नंबर में, तो इन्हीं 3 बिंदुओं को क्या करना है, आपको डिटेल कर देना है। अगर 7 नंबर में आता है तब भी इन्हीं बिंदुओं को डिटेल करना है। अगर एक फैक्ट ही पूछ लेता है कि राजा भोज एक योद्धा था 7 नंबर में, तो स्पष्ट कीजिए, तब भी आप क्या करेंगे, स्पष्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, परिचय बताना होगा। तो क्या कहेंगे कि सिंधुराज के पुत्र राजा भोज भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में एक हैं। आगे और लिख सकते हैं, 10 नंबर का है, चूँकि अगर 7 नंबर में आता है तो इतना ही लिख दीजिएगा परिचय में, लेकिन 10 नंबर में आता है तो क्या करोगे, ज़्यादा लिखोगे। अगर 7 नंबर में आता है तो इतना परिचय काफ़ी है। ठीक है, अगर आप चाहें तो निष्कर्ष जो क्या कर सकते हैं, कई प्रश्नों में छोड़ सकते हैं परिचय। जैसे जगह आपको लग रही है कि जगह कम है तो वहाँ पर निष्कर्ष देना उचित नहीं है, तो ना दीजिएगा। लेकिन अगर आपका कंटेंट बीच का कम है तो वैसी स्थिति में जो है आपको निष्कर्ष और परिचय दोनों देना है। तो मांग के अनुसार क्या करते हैं, यहाँ पर मैनेज करते हैं। चलिए 7 नंबर में लिखते हैं। तो अगर जो 10 नंबर में परिचय देना होता मुझे, तो मैं कहूँगा सिंधुराज के पुत्र राजा भोज जो है, ये समय लिखा हुआ है 1000 से 1055 AD तक भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में एक थे। वह एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि क्या थे, कलम और तलवार दोनों के धनी थे।
उनका जो है मूल्यांकन या विवरण निम्न प्रकार है नीचे, ठीक है। तो ऐसा बताएंगे। वह एक क्या थे, महान योद्धा थे। महान योद्धा कैसे सिद्ध करेंगे, योद्धा की ताकत क्या होती है, योद्धा यानी मतलब जिसके पास जिसे कोई हरा ना पाए। तो योद्धा होगा तो क्या करेगा, उसने साम्राज्य विस्तार किया। तो जो परमार वंश था उसका जो चरम विस्तार देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है, मुंज के साम्राज्य को और विस्तृत किया। उसमें उत्तर में जो पहले झालवाड़ा तक था उसे क्या किया, राजस्थान तक विस्तृत कर दिया। दक्षिण में जो है कोंकण तक जो है क्या कर दिया, विस्तृत कर दिया। यहाँ विजय के बाद ही अपना राज्य अभिषेक जो है इन्होंने क्या है करवाया हुआ था। इन्होंने जो है कई सैन्य विजय की, चालुक्यों को हराया, त्रिकुट विजय का जो कलचुरी और गंगेदेव और तेलंगा के शासक जो तैलंग शासकों को क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, हराया हुआ था। तैलंग शासकों को, जो तेलंगाना के तैलंग शासकों को जो है हराया हुआ था। इस तीन के गुट को क्या किया था, राजा भोज ने पराजित किया था। और यहीं से ये प्रसिद्ध कहावत भी बन गई थी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। गंगू जो है ये कलचुरी वंश के शासक गंगेदेव हैं और तैलंग जो है ये तेलंगाना के शासक हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पराजय के बाद जो है वर्षों में चंदेल शासक विद्याधर से क्या हुए थे, युद्ध में जो है पराजित हुए थे। चंदेल राजा जो विद्याधर थे उसमें जो है इन्हें क्या होना पड़ा था, इनको पराजित होना। तो ये 7 नंबर में क्या कर देना है आपको, जो है प्रसिद्ध कर देना। बस चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो एक योद्धा के रूप में आपने क्या कर दिया, राजा भोज को सिद्ध कर दिया। और है निष्कर्ष जो आप क्या बताएंगे कि निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि राजा भोज जो है कलम के ही धनी नहीं थे, जबकि एक वो महान जो है क्या थे, तलवार के भी क्या थे, धनी थे। और उनकी विजयें जो है इस बात का प्रमाण देती हैं कि ये जो है बात सही है। भोज संस्थान जो है, भोज शोध संस्थान धार के अनुसार राजा भोज ने दक्षिण भारत में कोंकण तक जो क्या की थी, विजय पताका जो है फहराई हुई थी। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। राजा भोज जो है एक विद्वान शासक थे, ये कैसे सिद्ध करोगे, तो विद्वान शासक जो है आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए आप क्या करना कि उदयपुर प्रशस्ति में राजा भोज को जो है कविराज कहा गया है, परिचय के रूप में है कि उदयपुर जो प्रशस्ति है। तो पहली बात ये ध्यान रखना, सीधे आ जाता है प्रश्न। और ये अगर पूछ ले कि किस अभिलेख में या किस साक्ष्य में जो है राजा भोज को कविराज कहा गया है, तो आप क्या कहेंगे, उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है। उन्होंने विभिन्न विषयों, चिकित्सा, स्थापत्य और व्याकरण पर जो है क्या किया, 84 ग्रंथों की जो है उन्होंने क्या की हुई थी, रचना की हुई थी। कौन, राजा भोज ने। तो इस बात से सिद्ध होता है वो क्या थे, विद्वान शासक थे। कौन कौन से ग्रंथ हैं, बहुत से ग्रंथ लिखे हुए थे। उनमें जो खास ग्रंथ हैं 84 ग्रंथों में से, जैसे पहला ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण। यह जो है व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। इस बात को क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, किससे संबंधित है, व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, राजा भोज ने लिखा हुआ था। युक्ति कल्पतरु, यह जो है जहाज निर्माण से, प्राचीन काल में जहाज कैसे बनाए जाते थे और शिल्प उद्योग से क्या है संबंधित है, युक्ति कल्पतरु, ये भी राजा भोज की रचना है। इसके अलावा चारु चर्चा भी ध्यान रखना, व्यक्तिगत जो है स्वच्छता पर ये आधारित है। अन्य ग्रंथों में जो है सिद्धांत संग्रह, विद्या विनोद, राजा मार्तंड, शालिहोत्र, श्रृंगार मंजरी भी जो है इन्हीं की क्या है रचनाएं हैं। इसके अलावा अगर ध्यान रखेंगे सरस्वती कंठाभरण, सम्रांगण सूत्राधार जो है इनकी रचना नहीं आपने जो है लिखी हुई है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सम्रांगण है, सम्रांगण सूत्रधार, ये रचना जो है इनकी किससे संबंधित है, ध्यान रखना। ये रचना जो है इनकी वास्तुशास्त्र से संबंधित है, मतलब कि घरों की नाप तौल इत्यादि कैसे जो है इंजीनियरिंग घरों की जो होती है वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। इस बात को भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये राजा भोज की प्रमुख पुस्तकें हो जाएंगी। उनके दरबार में अगर विद्वान देखोगे तो धनपाल, ध्यान रखना, ये प्रश्न जो है MPPSC पूछ चुका है। ये कौन सा जैन विद्वान था जिसने मतलब कौन सा विद्वान था राजा भोज के दरबार में जिसने जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था, तो वो कौन था, धनपाल ही वो विद्वान था जिसने जैन धर्म को जो है ग्रहण कर लिया था। तो धनपाल जो है इनके दरबार में विद्वान था जिसने तिलक मंजरी नाम की ग्रंथ लिखा हुआ है। बल्लाल भी जो है इनके दरबार में था। बल्लाल ने इनकी क्या लिखी थी, जीवनी लिखी हुई थी, जिसका नाम है क्या, भोज प्रबंधनम जो है इसका नाम है। अबुल फजल तो इतना तक कहता है, कौन कहता है, अबुल फजल जो अकबर का दरबारी था, बाद में जो है वह अपनी जो रचना लिखता है और उसमें बताता है कि राजा भोज के दरबार में जो है 500 से अधिक विद्वान क्या है रहते थे, ठीक है, 500 विद्वान रहना, ठीक है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ा जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है जहां पर 500 बताइएगा विद्वान होते हैं। अब बताइए जहाँ पर 500, एक यूनिवर्सिटी में 2 4 6 रिसर्चर होते हैं, मतलब जो हायर लेवल के रिसर्चर होते हैं, अगर किसी के पास में 500 विद्वान हैं तो निश्चित रूप से पूरे देश के जो है विद्वान रहे होंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्तमान में जो इसरो जैसे इंस्टीट्यूट हैं इनके पास में जो है बड़े बड़े 500 विद्वान होते हैं।
राजा भोज जो क्या थे, एक महान वास्तुकार थे, मतलब कि गृह निर्माण से संबंधित थे, यानी कि वो जो गृह निर्माण इंजीनियरिंग होती है वो भी थे। कैसे पता, तो उनकी पहली बात तो एक आपको पुस्तक ही ध्यान रखना है। कौन सी पुस्तक है वो? सम्रांगण सूत्राधार जो है वास्तुशास्त्र से संबंधित है, आर्किटेक्ट से जो है संबंधित है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में राजा भोज का योगदान जो है अद्वितीय है और बहुआयामी है। क्या क्या किया है उन्होंने स्थापत्य के क्षेत्र में? तो उन्होंने जो है भोजेश्वर मंदिर बनवाया हुआ है। भोजेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो आप कहेंगे रायसेन में स्थित है। इसे क्या कहते हैं? पूर्व का सोमनाथ भी कहते हैं। उन्होंने जो है क्या बनवाई थी? भोजशाला बनवाई हुई थी। ये संस्कृत का अध्ययन का प्रमुख क्या था? केंद्र था। संस्कृत अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। कहाँ पर पड़ता है? ये धार में पड़ता है। ये बहुत बड़ा जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इसको क्या करेंगे अभी हम देखेंगे, अलग से 7 नंबर में देखने का प्रयास करेंगे। त्रिभुवन नारायण मंदिर इन्होंने कहाँ बनवाया हुआ था? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में जो है इन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया हुआ था। सूर्य मार्तंड मंदिर एवं विजय स्तंभ इन्होंने कहाँ पर बनवाए हुए थे? धार में बनवाए हुए थे। और भोजपुर नगर की स्थापना जो है इन्होंने की हुई थी। ये जो है रायसेन में पड़ता है। और जो है भोजताल जो है झील, इन्होंने जो है भोपाल में जो है भोजताल झील बनवाई हुई थी, जो कि हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक क्या है? उत्कृष्ट एग्जाम्पल है। चलिएगा, ये क्या हो जाएंगे इनके द्वारा डिजाइन की। 7 नंबर में अगर पूछ ले वो महान वास्तुकार थे, तो यही यही जो है 6 पॉइंट लिख दीजिएगा। थोड़ा सा परिचय बाद में जो है। राजा भोज का जो है स्थापत्य केवल धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि ये शिक्षा और जन उपयोग का भी अद्भुत समन्वय था। तो ये निष्कर्ष हो जाएगा आपका, ठीक है, बना बनाया निष्कर्ष है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसे 7 नंबर में ये प्रश्न लिखा हुआ है कि भोजेश्वर मंदिर पर जो है आप टिप्पणी कीजिएगा। 7 नंबर में आता है। तो आपको जो है कुछ इतना बता सकते हैं कि यह जो मंदिर परिचय के रूप में पहला पॉइंट, 11वीं शताब्दी में परमार शासक जो राजा भोज द्वारा क्या करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था। और यह कहाँ पर स्थित है? बेतवा नदी के तट पर जो है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। शैली जो है नागर शैली बना हुआ है। ये जो भूमिजा शैली ध्यान रखना है, विशेषकर जो है भूमिजा शैली पर बना हुआ है, यानी कि नागर की ही क्या है? एक उप शैली है भूमिजा शैली। अगर 2 नंबर में प्रश्न आता है ना कभी भूमिजा शैली लिख करके, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना किससे संबंधित है भूमिजा शैली? जो भोजेश्वर मंदिर स्थित है उसे क्या कहते हैं? भूमिजा शैली पर बना हुआ है। तो मतलब एग्जाम्पल में ये जरूर बताइएगा। समर्पण जो है शैव धर्म से क्या है? ये संबंधित है। भगवान शिव को जो है शैव धर्म से संबंधित क्या है? ये मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी विशेषताएं देख लीजिएगा। देख सकते हैं कि यह जो मंदिर है, यहाँ पर विशाल शिवलिंग है। विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंगों में से एक है, जो लगभग 7.5 फीट ऊंचा है। इसमें 3 जो है लाइमस्टोन बॉक्स हैं के बेस पर जो है क्या है? निर्मित है। ये जो है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर से ऐसे कुछ बने जो है ये क्या बॉक्स हैं, यानी कि पत्थर के ही हैं। और इसके ऊपर जो क्या बना हुआ है? शिवलिंग बना हुआ है। ये जो है विश्व के बड़े शिवलिंगों में से माना जाता है। पोर्च तो 66 फीट लंबा पोर्च, जहाँ जो है आरती होती है, मतलब कि वो ठीक है, ये पोर्च है 66 फीट, जहाँ पर लोग खड़े होकर क्या करते हैं? आरती करते हैं। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं। अनोखी विशेषता इसकी क्या है? अनोखी, पूरे मंदिर में जो है कोई भी खिड़की नहीं है, कोई भी विंडो नहीं है। प्रवेश द्वार पर जो है यक्ष की क्या बनी हुई हैं? मूर्तियाँ बनी हुई हैं। निष्कर्ष बताएंगे, अपनी विशालता और भव्यता के कारण जिसे क्या कहते हैं? पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है। सोमनाथ ऑफ सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत का सोमनाथ भी इसे क्या है? कह देते हैं। तो ये जो है भोजपुर पर हो जाएगा। इसी प्रकार से भोजशाला में जो है 7 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। तो भोजशाला को और गहराई में देख लीजिएगा, आपने पढ़ा तो है। चलिएगा, भोजशाला ये जो धार में बनी हुई थी भोजशाला, एक सांस्कृतिक व शैक्षिक महत्व को जो है स्पष्ट कीजिएगा। ये कहता है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक महत्व क्या है। पहली बात परिचय दीजिएगा। 1033-34 के आसपास राजा भोज द्वारा जो है धारा नगरी में क्या करवाया गया था? इस भोजशाला का निर्माण करवाया गया था। यह क्या था? इसका जो उद्देश्य था, संस्कृत अध्ययन और शोध के जो है एक प्रमुख केंद्र के रूप में क्या करना, इसके जो है विकसित करना, इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य था। इसे जो ये विद्यालय बना हुआ था, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बना हुआ था, इसकी खास बातें क्या हैं? यहाँ पर जो है बाग देवी की प्रतिमा जो है यहाँ पर लगाई गई थी। यहाँ पर माँ सरस्वती की जो है अत्यंत सुंदर मूर्ति स्थापित थी। वर्तमान में कौन? अंग्रेज इसे ले जा चुके हैं और संग्रहालय में जो है लंदन संग्रहालय में रखी हुई थी। तो ये यूँ है कि ये जो है वो अध्ययन है, ये शोध केंद्र है। और यहाँ पर जो है क्या थी? वाग देवी प्रतिमा जो थी, जो वर्तमान में लंदन संग्रहालय में रखी हुई है। तो ये इस बात को जो है बताता है कि इसे जो माता सरस्वती को जो है एक टीचर के रूप में और एक मतलब यूँ आ सकते हैं ज्ञान की देवी के रूप में क्या करते थे? बड़े बड़े विद्वान जो उस समय पर मानते थे। हवन कुंड जो है प्रांगण के मध्य में जो है शिक्षा व वैदिक अनुष्ठानों हेतु एक क्या किया गया है? यहाँ पर कुंड निर्मित किया गया है। तो ये क्या है? कुंड है।
संरचना यह पूरी तरह से नक्काशीदार खंभों पर खड़ी हुई है। विद्वानों का जमावड़ा, पूरे भारत से जो संस्कृत के प्रकांड पंडितों को जो है यहाँ शोध हेतु क्या किया जाता था, आमंत्रित किया जाता था। तो ऐसी चीज़ें जो है भारत की जो भी विशेष उपलब्धियां हैं वो हमारे पास में नहीं हैं। तो हमारा जो ज्ञान था वो पता नहीं जो है कहाँ पर है, क्योंकि जो साहित्य था उस समय की लिखी गई जो किताबें हैं, तो या तो अधिकांश किताबें वो सड़ चुकी हैं वर्तमान में, क्योंकि पेज खराब हो जाते हैं, और या फिर यूँ मान लीजिएगा कि या फिर वो विदेशी ले गए हैं, अंग्रेज ले गए हैं, संग्रहालयों में रखी हुई हैं, या फिर जो है कुछ बारी जो बची हुई हैं तो उनका जो है अनुवाद के रूप में जो है कुछ हिस्सा हमें देखने को मिलता है, लेकिन पूरी तरीके से जो है देखने को नहीं मिलता है। वरना जो इतने अच्छे से पहले कभी विकास कर सकते थे तो उस देश में जो है ऐसा नहीं था कि ज्ञान की कमी नहीं रही होगी। चलिएगा, बस जो क्या है साहित्यिक साक्ष्यों का हमारे पास में अभाव है। निष्कर्ष क्या बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के कमांडरों द्वारा जो है इसे क्या किया गया, क्षति पहुंचाया गया, फिर भी यह परमारों के विद्या और प्रेम का जो है सर्वोच्च प्रतीक ही निष्कर्ष हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर जो है शायद जो मुस्लिम शासक हुए आगे चल कर के मध्यकाल में, तो खिलजी वंश और गौरी वंश, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो है एक मस्जिद मीनार बनवाई हुई थी, शायद बसतखंडी मीनार है, जिससे जो है दोनों को जो यहाँ पर लड़ाई होती रहती है अक्सर, मतलब धार्मिक विवाद होता रहता है। चलिएगा, अब देखते हैं परमाणु का जो है पतन कैसे हो गया। तो आप कहेंगे कि भाई मुख्यतः 4 कारण थे, हमेशा यही कारण होते हैं। कौन से हमेशा यही कारण होते हैं? कमज़ोर शासक हुआ, जहाँ कमज़ोर उत्तराधिकारी हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, उस शासन को नहीं संभाल पाएगा, तो जो सामंत होंगे उनके जो छोटे छोटे सरदार वगैरह होंगे वो विद्रोह कर देंगे। तो निर्बल उत्तराधिकारी, निरंतर बाहरी आक्रमण, इस समय पर देखेंगे तो मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गए थे, खासतौर से जो है खिलजी जो क्या कर रहे थे, ये लगातार यहाँ पर आक्रमण कर रहे थे, और खिलजी में जो आइन उल मुल्क मुल्तानी था ये जो है आक्रमण कर रहा था। रिक्त कोष मतलब खजाना इनका ख़त्म हो गया था, और मुस्लिम आक्रमण, ठीक है देख लेते हैं इनको। 7 नंबर में शायद पूछ ले कि पतन के कारण बताइएगा, तो ये बता दीजिएगा कि निर्बल उत्तराधिकारी राजा भोज के बाद जयसिंह, उदयदित्य और अंततः महलक देव, इस शासक का नाम ध्यान रखना 2 नंबर में आ सकता है। तो महलक देव कौन था? इस वंश का जो क्या था, अंतिम शासक था, और इसी के समय पर जो है खिलजी का आक्रमण हुआ था और मालवा खत्म हो गया था परमाणु के हाथ में। पूर्व से जो है कलचुरी आक्रमण कर रहे थे, और एक तरफ से चंदेल आक्रमण कर रहे थे। देवगिरी से जो है यादव आक्रमण कर रहे थे। होयसल शासकों के साथ में भी युद्ध हुई थे। इससे क्या हुआ, इनकी जो है मतलब धन और पैसा जो है क्या हो गया, बर्बाद हो गया। मुस्लिम आक्रमण 1305 ईस्वी में, ये प्रश्न सीधा पूछा जा चुका है। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति क्या नाम था, आइनुल मुल्क मुल्तानी, ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न आ चुका है कि कौन सा सेनापति था जिसने क्या किया था, आक्रमण किया था। उस समय पर मालवा का शासक कौन था, ध्यान रखना महलक देव। मालवा पर आक्रमण कर अंतिम शासक महलक देव को जो हत्या कर दी, और इसी के साथ मालवा जो है दिल्ली सल्तनत का भाग बन गया। चलिएगा, ये जो है फॉर्मेट लिखा हुआ है, जिसे एक ऐसा प्रश्न आ जाता है, बड़ा प्रश्न राजा भोज के ऊपर, कि राजा भोज जो है क्या है, आइडियल रूलर माना जाता है। एक मूल्यांकन कीजिएगा तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से बताएंगे। एक मतलब फॉर्मेट है कि राजा भोज जो है परमार वंश से क्या थे, प्रतापी शासक थे, और ये मतलब 2 लाइन में परिचय बताएंगे, और आगे चल करके थोड़ा और कुछ ऐड करेंगे इसमें, मतलब 2 लाइन में परिचय होगा। इसकी शुरुआत जो है राजा भोज परमार वंश के प्रतापी शासक थे यहाँ से होगी, और फिर जो है स्टेटमेंट बताइएगा आगे पैराग्राफ चेंज करके कि भारतीय इतिहास में उनकी जो है महान शासक मानने के निम्नलिखित क्या है कारण हैं। अब इन कारणों को आपको क्या करना है, अपने हिसाब से जो है विस्तृत करना है। वो एक योद्धा थे तो सिद्ध कीजिएगा, उनकी साम्राज्य विस्तार बताइएगा, लड़ाइयाँ बताइए। वो एक विद्वान थे तो विद्वान पक्ष बताइएगा। वो एक वास्तुकार थे, उसके पक्ष बताइएगा। प्रशासक थे, वही एक प्रशासक में क्या करना होता है, आपको बताना होता है कि उनके समय पर जो है पूरे राज्य में क्या थी, शांति व्यवस्था जो है बनी हुई थी, और जो है कर क्या लगाए गए थे, सीमित कर लगाए गए थे। प्रजा जो क्या थी, खुशहाल थी, जीवन के हर आयाम में समृद्धि थी। प्रशासक ही तो करते होते हैं ना। अगर एक जो है राजा क्या होता है, अच्छा प्रशासक होता है, तो उसके समय पर जो है अधिकारीगण जो है अच्छे से मीटिंग करता है, और वो सब शांत रहते हैं। तो इन्हीं को क्या करना है, आपको डिटेल करना है, और देन इसके बाद में क्या बताएंगे, आप जो है निष्कर्ष बताएंगे, ठीक है। और निष्कर्ष में बता देंगे कि उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह सिद्ध होता है कि राजा भोज जो है मात्र एक विजेता ही नहीं बल्कि विद्या और कला के महान जो है उन्नायक भी थे। इनकी डेथ जो है, डेथ नहीं कहेंगे, महान लोगों का जो है मृत्यु नहीं हुआ करती जी, उनका देहांत होता है। चलिएगा, ये जो है पिछली वर्ष का ट्रेंड लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें आई हुई हैं, तो ये अपन जो है
चलिएगा, ये हैं आपके जो है मेंस के प्रश्न हैं। ये प्रीलिम्स के प्रश्न, ये जो एमसीक्यू प्रश्न हैं आप जो है देख लीजिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा। 2-3 प्रश्न हैं। नवशहसांक और कुमार नारायण जो है किस परमार शासक की उपाधियां हैं? तो आप क्या कहेंगे? ये जो है सिंधु की राज की उपाधियां हैं। 10 रूकप की रचना किसने की हुई थी? धनंजय जो है क्या हो जाएगा आपका 10 से, ठीक है, 10 रूपकम जो है इनकी रचना हो जाएगी। और किस शासक को जो है उदयपुर प्रशस्ति में कविराज कहा गया है? तो आप कहेंगे राजा भोज को ये बात कही गई है। तो ये रहे आपके प्रश्न। आप लोग कहते हैं कि प्रश्न नहीं दिए हुए हैं, तो क्लास को जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा, अंत में जो है प्रश्न मिलते हैं। तो इसमें जो है 2 नंबर के प्रश्न कौन कौन से हैं? तो एक हो जाएगा उदयपुर प्रशस्ति, दूसरा हो जाएगा सी एक द्वितीया, तीसरा हो जाएगा त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो 3 प्रश्न क्या हैं आपके 2 मार्कर हैं। 2 प्रश्न जो है 7 मार्कर है। भोजशाला धार के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व पर क्या करना है? आपको प्रकाश डालना है। और भोजेश्वर मंदिर की जो है स्थापत्य विशेषताओं का क्या करना है? आपको वर्णन करना है, यानी कि जो भोजपुर जो भोजेश्वर मंदिर है उसको। और 11 नंबर में 10 नंबर में जो प्रश्न है, परमार वंश के पतन के प्रमुख है कारणों की क्या कीजिएगा? विस्तृत विवेचना कीजिएगा। निश्चित रूप से क्या है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो कारण जो है, तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से दिमाग लगाना है कि कैसे जो है उनमें शब्द सीमा का क्या किया जा सकता है, विस्तार किया जा सकता है। तो जो वो क्या थे, शॉर्ट कारण लिखे हुए थे, उन्हीं को क्या करना है, आपको थोड़ा डिटेल में लिख देना है। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा। बाकी परिचय और निष्कर्ष में थोड़ा क्या कर लेंगे, आधा पेज खा जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आप जो है इनकी क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, अपनी कॉपी लिख करके भेजिएगा, और जो हो उसकी फिर क्या होगी, कॉपी चेक होगी। थैंक यू वेरी मच। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आप आंसर राइटिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, और एमपीपीएससी की, मैं कई बार कह चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि भाई 2-4 दिन में आप आंसर राइटिंग सीख जाएंगे। और चलिएगा थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं, अभी अंत नहीं है ये। चलिएगा मैं थोड़ा चर्चा कर ही देता हूँ उत्तर लेखन पर, ठीक है। अगर आपको नहीं बन रही है तो आप समझ जाएंगे कि रियलिटी कहाँ पर है, हम कहाँ पर हैं, और कहाँ बातें होती हैं। चलिएगा, देखना, थोड़ा समझना, और डरना नहीं। पूरी बात जो है 5 मिनट में बता दूंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि स्टेप देख करके डर जाएं। देखिएगा, एमपीपीएससी में जो है आपको क्या करना होगा, अगर आप उत्तर लेखन करना चाहते हैं, देखिएगा जो सिलेक्ट होने की बात होती है ना, चयन की बात होती है ना, तो वो क्या होता है, जब आपसे क्या बन जाएगी, ठीक है, जब आपसे क्या बन जाएगी, जब आप एडवांस आंसर राइटिंग सीख जाएंगे। क्या सीख जाएंगे? एडवांस उत्तर लिखना सीख जाएंगे। एडवांस उत्तर लेखन जो सीख जाएंगे, उस दिन क्या है, 100% मैं गारंटी लेता हूँ आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में। प्रीलिम्स तो आप क्या करेंगे, चुटकी बना लेंगे उसकी, मतलब कभी भी जो कर देंगे, अरे भाई क्या है इसमें, कुछ नहीं है। लेकिन एडवांस उत्तर लेखन जो है आप सीधे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब जो है आप क्या है, तो तुरंत ही घबरा जाते हैं कि मतलब हमसे ना बन पाएगा, ना बन पाएगा। भाई देखो ना, यहाँ तक आने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर इतना कर रहे हो तो ठीक है। और इसके एडवांस उत्तर के पहले जो है क्या बनना चाहिए आपका, एडवांस उत्तर के पहले जो है आपको जो है उत्तर लिखना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उत्तर जो है लिखना आना चाहिए। उत्तर लिखते जो है क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। और उत्तर लिखने से पहले जो है आपको क्या पता होना चाहिए, आपको जो उत्तर लिखने से पहले आपको क्या होना चाहिए, मटेरियल, यानी कि आपके पास में जो है कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट होना चाहिए। और कंटेंट लिखने से पहले जो है आपके क्या होना चाहिए, कंटेंट से पहले जो है आपके बेसिक जो है क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेसिक जो है क्लियर होना चाहिए। ये है आपका स्टेप। अगर आप ये चाहते हैं कि सीधे मैं जो है यहाँ पर पहुँच जाऊँ, तो वह संभव ना है। एडवांस उत्तर का मतलब होता है, एडवांस उत्तर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप जो है अगर फिक्स टाइम में क्या कर रहे हैं, समय में उत्तर लिख रहे हैं। अगर आपको मार्किंग कितनी हो रही है, लगभग 7 नंबर के प्रश्न में अगर आपको 4 से जो है 5 नंबर मिल रहे हैं, आपको उत्तर एडवांस है, ठीक है। और समय सीमा में आप लिख रहे हैं, बढ़िया जो है आप जो हर प्रश्न को समझ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार जो फॉर्मेटिंग हो गई अब कर दिया, जैसे मैंने किसी भी मॉडल में दे दी है, तो वो फॉर्मेटिंग ऐसा नहीं है कि 100% सच है। क्योंकि प्रश्न की जो है मांग के अनुसार क्या होती है, फॉर्मेटिंग बदलती रहती है। और एक बात जो है, सच्चाई को स्वीकार कर लीजिएगा, अगर आपका ये कंटेंट जो है सही है, क्या है, अगर आपका ये कंटेंट सही है, तो उसे आप कैसा भी लिखे हुए हैं, इधर लिखे हुए उधर लिखे हुए, पॉइंट में, पैराग्राफ में या फॉर्मेट में कैसा भी लिखे हुए हैं, यकीन मानिएगा आपके अच्छे नंबरों में से, मान लो जैसे कि आपका कंटेंट अगर वैल्यूबल है ना, तो 7 नंबर का प्रश्न है, एक तरफ में देखिएगा, अगर अच्छी फॉर्मेटिंग एक तरफ बनी हुई है तो कितना अंतर पड़ेगा,
अगर अच्छी फॉर्मेटिंग बनी हुई है और एक तरफ जो है सिंपल कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन वो कंटेंट जो क्या है वही कंटेंट है जो प्रश्न में आना चाहिएगा। यकीन मानिए आधा नंबर से जो है ज़्यादा अंतर नहीं करेगा एग्जामिनर, ज़्यादा अंतर नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज़ पर फोकस करो, कंटेंट पर फोकस करो, क्योंकि जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो अगर पेपर की कॉपी में आपने डाल दी है तो वो जो है एग्जामिनर देख लेता है कि ये जो है डली हुई है। उनकी नज़रें भाई बहुत तेज़ होती हैं, 1 मिनट में पता चल जाता है कि आपने क्या लिखा हुआ है। और फॉर्मेटिंग उनके लिए जो है बेहतर है, कीवर्ड उनके लिए बेहतर है जिनकी थोड़ा सा साफ राइटिंग नहीं है, क्योंकि वैसे में क्या हो जाता है कि साफ साफ दिख जाता है। और वैसे जो गद्यांश में लिख दिया जाए साफ राइटिंग नहीं है तो वैसे में एग्जाम में थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब पढ़ने में जो है बोरियत महसूस करने लगता है। ठीक है, तो ये आई होप सीख जाएंगे आप धीरे धीरे, और लगातार अगर करेंगे तो सबका जो है आधार क्या होता है, अभ्यास होता है। आप जिसे कहते हैं कि वो बहुत स्मार्ट बॉय है, वो बहुत इंटेलिजेंट बॉय है। मैं कभी इंटेलिजेंट नहीं था, मैं कभी जो है स्मार्ट नहीं था। मैं तो एक ही चीज़ पर भरोसा करता हूँ, वो होती है मेहनत। और मेहनत ही आपको क्या करती है, सब कुछ जो है सिखा देती है, बस आप करते रहें। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच। सीखना चाहते हैं आंसर रहते हैं, ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, नंबर पर जो है क्या कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा। मैंने आपको नंबर शुरू में दिया हुआ था। थैंक यू वेरी मच।